हाउस कंस्ट्रक्शन यानी घर निर्माण कार्य से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड साइज ऑफ फुटिंग, जिसमें डेप्थ और उसकी जो डायमेंशन है वो दोनों कवर अप करेंगे हम लोग। फुटिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है आपके कंस्ट्रक्शन वर्क का। ये फुटिंग ही है जिसके थ्रू आप अपने घर के सारे लोड को फर्दर डिस्चार्ज कर देते हो सब सॉइल में। घर का सारा लोड, स्लैब का लोड वो बीम पे पड़ता है, बीम से कॉलम पे आता है, कॉलम फर्दर फुटिंग से आपके मिट्टी पे चला जाता है। दूसरी चीज की फुटिंग का डेप्थ ही ये डिसाइड करता है कि आपका घर कितने टाइम तक टिके रहने वाला है। अगर आपने फुटिंग डेप्थ सही से नहीं रखा, फुटिंग डायमेंशन सही से नहीं रखा, तो आप बहुत ही रिस्क में रह रहे हो। तो आज डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ फुटिंग, डिफरेंट स्टोरी ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो डिफरेंट मंजिला होंगे ना, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, उन सभी के लिए फुटिंग डायमेंशन कितना रहना चाहिए। तो सबसे पहले फुटिंग डेप्थ में बात करूंगा 1 मंजिला मकान के लिए। ठीक है, आप श्योर हो कि आप आगे कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, 1 मंजिला ही आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको कितना फुटिंग डेप्थ रखना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 3 फीट आप फुटिंग डेप्थ रखोगे। वहीं अगर आप ये लेके चल रहे हो कि मैं अभी 1 मंजिला बनाऊंगा लेकिन बाद में मैं सेकंड तक जाने वाला हूं, सेकंड मेरा फाइनल है, तो आप पहले से ही सेकंड का प्लानिंग आपको लेकर चलना हो, क्योंकि बाद में आप ये प्रोसेस रिपीट नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते हो। तो अगर आपका सेकंड स्टोरी का अगर आपका प्लान है, 2 मंजिला आप मकान बनाने वाले हो, तो 4 फीट मिनिमम करना चाहिए। 4 फीट से अगर थोड़ा 1 फीट आप और ज्यादा करते हो तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन मिनिमम 4 फीट अगर करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 मंजिला के लिए 3 फीट प्लानिंग लेकर चलो, 2 मंजिला का तो 4 फीट। ठीक है, वही अगर आपका प्लान ये है कि आप 3 मंजिला, 4 मंजिला और 5 मंजिले तक जा सकते हो, और ये जो मैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बता रहा हूँ वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, मतलब जो हम लोग का घर बनता है ना उसके लिए। ठीक है, क्योंकि उस पर जो लोड लगता है ना वो प्री डिफाइंड लोड होता है, एक अंदाजा है कि ये चीजें होंगी, डेड लोड इतना होगा, लाइव लोड इतना होगा। वहीं अगर कमर्शियल बिल्डिंग पे बात करूं तो वो डिफरेंशिएट हो सकता है, वो डिपेंड कर सकता है किस पर्पस से वो कमर्शियल बिल्डिंग बनने वाला है। ठीक है, तो ये रेसिडेंशियल घर निर्माण जो करते हो उसके लिए। वहीं अगर आप 3 मंजिला, 4 मंजिला के लिए अगर घर निर्माण करवाते हो, अपना घर बनाने वाले हो, तो कम से कम आपको 5 फीट आपको एक्सकवेशन कराना है घर के बुनियाद के लिए। ठीक है, 5 फीट से कम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देखो होता क्या है कि जब 5 फीट का एक्सकवेशन होता है ना, उसमें 4 इंच यानी कि 100 mm आपका चला जाता है सैंड फिलिंग में। उसके बाद 1 रद्दा का आपका ब्रिक सोलिंग होता है। ठीक है, मैं आगे ये बताऊंगा सैंड फिलिंग क्यों करना होता है, उसके बाद ब्रिक सोलिंग क्यों करना पड़ता है, और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एटलीस्ट 75 mm यानी कि 3 इंचेस, कम से कम 3 इंच का आपको पीसीसी करना होता है। जब पीसीसी कंप्लीट हो जाता है उसके ऊपर हम लोग अपने फुटिंग का मेस डालते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जो इतना डेप्थ है ना वो कवर कर लेता है आपका सैंड, ब्रिक और आपका पीसीसी। ठीक है, इसलिए आपको ये फुटिंग साइज ना जो मैं मिनिमम बता रहा हूं, आपको मिनिमम तो करना ही करना, उससे ज्यादा 1 फीट करते हो तो वो वेल एंड गुड है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग पीसीसी करते हैं उसके नीचे 100 mm यानी 4 इंच का आपको सैंड फिलिंग करना होता है, और उसके ऊपर हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं। तो ये सैंड फिलिंग क्यों करना होता है, तो ये इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। 3 पॉइंट में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो एक वाइब्रेशन लोड क्रिएट होता है, और ये सैंड अगर आप नीचे देते हो ना, जो 4 इंच 100 mm देना बहुत जरूरी होता है, वो एक कुशन की तरह काम करता है, और जो अर्थक्वेक के वजह से जो वाइब्रेशन लोड क्रिएट हो रहा है ना उसको बहुत हद तक ऑब्जर्व करके मिनिमाइज कर देता है। जस्ट लाइक आप ये समझो कि आपके घर पे जो तकिया है उसके अंदर जो रुआ भरा हुआ है ना, वो एक कुशन की तरह पे काम करता है, एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से ये सैंड भी एक कुशन की तरह काम करता है और आपके फुटिंग को एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है। और जब भी अर्थक्वेक के वजह से कोई वाइब्रेशन लोड आता है ना, वो उसको बहुत हद तक ऑब्जर्व करता है और उसको मिनिमाइज करता है, उसका बहुत इंपैक्ट आपके कॉलम, आपके फाउंडेशन पे नहीं पड़ने देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी आप एक्सकवेशन कराते हो फुटिंग के लिए, तो अपना पीसीसी, अपना आरसीसी वर्क करने से पहले 4 इंच मिनिमम आप नोट डाउन भी कर सकते हो। 4 इंच यानी कि 100 mm कम से कम आपको वहां पे सॉइल फिलिंग, और फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क, एक ईटे का ब्रिक वर्क आपको करवा देना है। सेकेंड, इट एक्ट एज एंटी टर्माइट एजेंट फॉर योर स्ट्रक्चर। टर्माइट यानी कि दीमक हमारे स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और उसका सबसे बेस्ट वे इसके ट्रीटमेंट का ये होता है कि जब एक्सकेवेशन कंप्लीट होता है तो वहां पे आपको सरिये की मदद से, जो 16 mm का रहेगा, आपको उसके अंदर 3 से 4 फीट का होल करना है, उसके अंदर एंटी टर्माइट केमिकल डालना है। बट अगर आप ये नहीं करते हो, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा एक तरीका ये होता है ये सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग से एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि ये टर्माइट अटैक को बहुत हद तक रोकता है।
और इससे आपके स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा ये होता है कि पीसीसी के लिए जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है, अगर आपने पीसीसी डायरेक्ट सॉइल पे कर दिया तो मिट्टी क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्व करता है और आपका वाटर सीमेंट रेशियो ख़राब हो जाएगा। और अगर पानी मॉइस्चर कम होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसकी वजह से कंक्रीट अपने स्ट्रेंथ को गेन करता है, वो नहीं हो पाएगा और आपके इस कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ जो अचीव होना चाहिए वो अचीव नहीं होता। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यूरिंग के लिए भी, क्यूरिंग पे भी सेम फंडा है। क्यूरिंग इसीलिए किया जाता है ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस वो कंटिन्यू रहे और जब आप मसाले को डालते हो उस समय भी वाटर सीमेंट रेशियो जो डिज़ाइन किया गया वो होना चाहिए। मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी पानी को सोख लेगा। इसीलिए जब आप सोलिंग करते हो, सोलिंग करने के बाद उसके ऊपर जो ब्रिक डाला जाता है तो पीसीसी करने से पहले ब्रिक को अच्छे तरीके से गीला किया जाता है, उसकी तराई की जाती है ताकि वो मॉइस्चर को जितना ऑब्जॉर्व करना, क्योंकि ईंट भी मिट्टी से बना रहता है, उसकी भी खासियत है कि वो पानी को, नमी को सोखता है। तो आप उसको सबसे पहले तो पीसीसी करने से 5 मिनट पहले अच्छे से उसकी पूरी तरीके से तराई कर लो ताकि जो पीसीसी के में जो हमारा मॉइस्चर रहेगा, जो डिजाइन वाटर सीमेंट रेशियो, वो उससे नमी को, मॉइस्चर को ना खींचे। इसके बाद हमें करना है प्लेन कंक्रीट सीमेंट। अभी भी आपको रीइंफोर्समेंट डायरेक्टली अपने ब्रिक के ऊपर में नहीं देना है, ठीक है। ब्रिक में मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर के वजह से नीचे से आपके सरिये में कोरोजन चालू होगा, रस्टिंग चालू होगी। एक बार रस्टिंग होगा देन कोरोजन होता है और कोरोजन आपके स्टील को पूरे तरीके से खत्म कर देता है, ठीक है। तो उसको काटने के लिए ये जो ब्रिक, मतलब जो सॉइल, जो मॉइस्चर का कनेक्शन हो सकता है आपके रीइंफोर्समेंट के बीच में, उसको रोकने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ता है, पीसीसी करना पड़ता है। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। पीसीसी में सिंपल ये है कि जब आप पीसीसी करते हो सिर्फ कंक्रीट रहेगा, वहां पे आप कोई रीइंफोर्स मटेरियल, जनरली स्टील जो होता है, आप उसको यूज नहीं करते हो, तो आपको पीसीसी करना है। पीसीसी का थिकनेस मिनिमम 75 mm होना चाहिए। 100 mm देते हो तो वेल एंड गुड, उससे ज्यादा करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। आपको मिनिमम देना है 75 mm, यानी कि 3 इंचेस मिनिमम, और मैक्सिमम 4 इंचेस। उसके बाद जो इसमें एक चीज आती है समझने वाली चीज, कि आपको पीसीसी करते हुए कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट को फॉलो करना। तो जो बेस्ट ग्रेड होता है दोस्तों पीसीसी के लिए, वो होता है M15, जिसका रेशियो होता है 1:2:4, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट आपका सैंड और 4 पार्ट आपका एग्रीगेट, ठीक है। वही मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपको पीसीसी के लिए यूज करना है वो M10, जिसकी रेशियो होती है 1:3:6। 1 पार्ट सीमेंट होगा तो 3 पार्ट आपका सैंड होगा यानी कि बालू, और 6 पार्ट आपका एग्रीगेट होगा यानी कि गिट्टी। M10 के नीचे नहीं जाना है। M10 के नीचे क्या होता है, M7.5 यानी कि 1, 4, 8, ये मसाला आपको यूज नहीं करना। और आपको M15 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। M20 हम लोग आरसीसी के लिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आरसीसी के लिए होना चाहिए, वो M20 करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा भी करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप पीसीसी कर रहे हो। आप 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था दोस्तों कि किस तरीके से एक्सकैवेशन करना है, एक्सकैवेशन करने के बाद सैंड फिलिंग क्यों करते हैं, ब्रिक वर्क क्यों करते हैं, और उसके बाद पीसीसी क्यों किया जाता है, और पीसीसी किस तरीके से करना है। आगे जब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो मैं दिखाऊंगा कि फुटिंग मेश कैसे डालना है, रीइंफोर्स का डाया कितना मेंटेन करना है, स्पेसिंग क्या रहता है। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।